जीपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 7th के प्रिय बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक आकांक्षा से लेसन नंबर 3 समझाया था और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको भेजे थे। इसके अतिरिक्त मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि इस लेसन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और किसने किससे कहा, ये 3 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ख, ग और घ, ये आप लोगों को स्वयं करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे कर लिए होंगे और नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको कर लें। और उसके पहले जो मौखिक और लिखित प्रश्न मैंने आपको भेजे थे उसे भी आप अपने कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद पेज नंबर 15 में आप देखिएगा, सबसे नीचे भाषा ज्ञान लिखा हुआ है। इसमें निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, एक प्रश्न है। शब्द दिए हुए 4: अपराधी, धन्यवाद, घोषित और उद्दंड। ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों को आपको अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करने हैं। बहुत आसान है ये भी, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। केवल आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें ये 4 शब्द जो है एक एक करके आ जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला शब्द आपका दिया हुआ है अपराधी, ठीक है। अपराधी शब्द दिया हुआ है और उसका वाक्य बनाना है, तो मैंने एक वाक्य बनाया, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। एक सेंटेंस है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। इस सेंटेंस पे अपराधी शब्द आ गया। ऐसे ही आप कोई दूसरा भी शब्द वाक्य बना सकते हैं जिसमें अपराधी शब्द आ जाए। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो बनाया वही आपको बनाना है, आप कोई भी बना सकते हैं, कुछ भी, लेकिन उसमें अपराधी शब्द आना चाहिए। वैसे ही धन्यवाद शब्द आना चाहिए अलग सेंटेंस बनाने पर। फिर एक नया सेंटेंस बनाने पर घोषित शब्द आना चाहिए और एक नया सेंटेंस बनाने पर उद्दंड शब्द आना चाहिए। जिस प्रकार से आपको वाक्यों का निर्माण करना है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कार्य भी आप कर लोगे। तो ख, घ, घ और उसके बाद भाषा ज्ञान के अंतर्गत क, ये 4 प्रश्न के उत्तर जो है आपको करने हैं और अपनी कॉपी में नोट करने हैं। अगर इनमें कोई समस्या आती है तो फिर मुझे मैसेज करके आप बता दें। चलिए अब आते हैं हम अगला भाषा ज्ञान के अंतर्गत ख, पेज नंबर 16। प्लीज़ ओपन पेज नंबर 16। देखिए प्रिय बच्चों, ये पेज नंबर 16 आपके पेज पर दिखाई दे रहा है, क्लियर। इसमें ख में एक प्रश्न है कि दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। मुहावरे अपने पढ़े हैं ना, याद करो। 9 2 11 होना, फूल आना समाना, है ना, ये सब पढ़े ना आपने। ईद का चांद होना, अंधे की लकड़ी, ये मुहावरे होते हैं। अब इन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना है या इनका वाक्य बनाना है। लेकिन वाक्य कब बनेगा? जब हमें मुहावरों के अर्थ मालूम हो। बिना अर्थ के हम किसी भी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। तो वाक्य को या वाक्य बनाने के लिए या वाक्य में मुहावरों को प्रयोग करने के लिए हमें उन मुहावरों के अर्थ को भी जानना ज़रूरी है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपका एक मुहावरा दिया हुआ है आपकी बुक में, दांतों तले उंगली दबाना। दिखाई दे रहा है आपको पेज नंबर 16 में सबसे ऊपर, दांतों तले उंगली दबाना। अब इसका अर्थ मालूम है क्या आप लोगों को? संभवतः बहुत लोगों को नहीं मालूम। अब जब अर्थ नहीं मालूम तो आप वाक्य कैसे बनाओगे? है ना समस्या। तो इस समस्या का समाधान कब होगा? जब हम इसका अर्थ जानेंगे। तो दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। क्या होता है? आश्चर्यचकित रह जाना। अब देखो,
वाक्य बनाते हैं हम कि ताजमहल की सुंदरता देख सोनू ने दांतों तले उंगली दबाई। ठीक है, या दबा ली। तो ताजमहल की सुंदरता देख सोनू ने दांतों तले उंगली दबा ली। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ को प्रयोग नहीं करना है। एक बात ध्यान रखें बार बार कि वाक्य में जब मुहावरे को प्रयोग करेंगे तो मुहावरा ही आना चाहिए, उसका अर्थ नहीं आना चाहिए। जैसे आप ये नहीं लिख सकते कि ताजमहल की सुंदरता को देखकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया, ये नहीं लिखना है आपको, बल्कि क्या लिखना है, ताजमहल की सुंदरता को देखकर सोनू ने दांतों तले उंगली दबा ली। तो दांतों तले उंगली दबाना ये मुहावरा उसमें आ गया। तो ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें मुहावरा आ जाना चाहिए। दूसरा दिया हुआ कमर कसना। कमर कसना मतलब तैयार हो जाना। अब तैयार हो जाने का मतलब ये नहीं कि मेकअप वगैरह करके तैयार हो जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो। यहाँ पर कमर कसना का मतलब होता है किसी भी समस्या का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना, ये होता है कमर कसना। ठीक है, जैसे परीक्षा में जाना है हमको, तो परीक्षा में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी परीक्षा की। मान लो मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स के जितने भी सम्स हैं उसको सॉल्व करके जाना पड़ेगा। जितनी एक्सरसाइज है उसको अच्छे से देख करके सॉल्व करके जाना पड़ेगा। और जब हमको लगेगा कि हाँ सारे सम्स हमको आते हैं, एक्सरसाइज आती है, तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, हम तैयार हैं परीक्षा देने के लिए, वी आर रेडी, हम तैयार हैं। तो इसको कहते हैं कमर कसना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे कि वार्षिक परीक्षा देने के लिए सोनम ने कमर कस ली, अर्थात सोनम जो है उसने अपनी तैयारी परीक्षा के लिए अच्छी तरह से कर ली। ठीक है, अगला है वैसे ही लाल पीला होना, गुस्सा होना। अब वाक्य में प्रयोग आपको दिख ही रहा है, इसमें आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने लिखा है इसमें गोपाल की शिकायत सुनकर पापा गुस्से से लाल पीले हो गए। आप चाहो तो कुछ और वाक्य बना सकते हो। एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना, जी जान लगा देना। तो परीक्षा में प्रथम आने के लिए कई बच्चे जो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, खाना पीना सोना होना सब भूल जाते हैं, मोबाइल एक तरफ पटक देते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं ताकि हम अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो इसको कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना। फूला ना समाना, ये तो बहुत ईजी है, सबको मालूम होगा। बहुत अधिक खुश होना यानी फूला ना समाना। कक्षा में प्रथम आने पर मैं फूला नहीं समाया, या सुमन फूला नहीं समाई, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं आप। खून खोल उठना, अत्यधिक गुस्सा आना, क्रोधित हो जाना। तो आतंकवादियों को देखकर भारतीय सैनिकों का खून खोल उठता है ना। ये अपने को मालूम है कि जहाँ भी अपने आतंकवादी दिखते हैं जो अपने देश में आकर के लोगों को मारते हैं, सताते हैं, ऐसे लोगों को देख करके हमारे देश के सैनिक, वीर सैनिक जो हैं उनका खून खोल उठता है और वे इनको मारते हैं, सफाया कर देते हैं उन लोगों का। तो इस प्रकार से मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना। अब जो वाक्य मैंने बनाए हैं आपको वही वाक्य नहीं बनाना है, बल्कि अपने तरीके से अपने मन से नए नए वाक्य बना करके मुहावरों का उसमें प्रयोग करना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद नीचे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है विलोम शब्द, ये आप कर चुके हो, आपको आता है विलोम यानी विपरीत शब्द। उसके बाद नीचे दिया हुआ है निषेध, वाक्य को निर्देश के अनुसार चेंज करना है, बदलना है। ये भी आपने किया होगा, नहीं किया हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला पेज देखो, उसमें हमने किया हुआ है, उसको देखें और समझें। अब देखो अगला जिसमें लिखा हुआ विलोम शब्द लिखिए। आज तो बहुत आसान है। न्याय का अन्याय, निश्चित का अनिश्चित, समुचित का अनुचित, साधारण का असाधारण, सुव्यवस्था अव्यवस्था या कुव्यवस्था, कुछ ही बोलो, सम्मान का अपमान। इस प्रकार से विलोम शब्द है जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, न्याय का अपोजिट क्या हुआ, अन्याय, निश्चित का अनिश्चित, समुचित का अनुचित,
साधारण का असाधारण, सुव्यवस्था का कुव्यवस्था या अव्यवस्था, सम्मान का अपमान। ये ऑपोजिट वर्ड हो गए, विलोम शब्द हो गए। अब उसके नीचे देखो भोजन परोसो लिखा हुआ है, दिखा आपको बुक में, भोजन परोसो, और उसके ठीक सामने खाली स्थान बना हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है निषेधवाचक। निषेध यानी किसी काम के लिए मना करना। आपने देखा होगा ना, प्रवेश निषेध है, कई जगह लिखा रहता है प्रवेश निषेध है, मतलब यहाँ अंदर आना मना है। तो किसी कार्य के लिए जब मना किया जाता है तो वो निषेध कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेध। अब भोजन परोसो, इसको अपने को चेंज ऐसा करना है जैसे हम कोई कार्य के लिए मना कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? भोजन मत परोसो। ये हो गया, हमने मना कर दिया भोजन परोसने के लिए, ये से चेंज करना। श्रेया गीत गा रही है, अब इसमें लिखा संदेशवाचक, हालांकि संदेशवाचक नहीं होना चाहिए, संदेहवाचक होना चाहिए, फिर भी संदेशवाचक लिखा है तो संदेशवाचक के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं कि श्रेया गीत गाती है। ये हमने संदेश दे दिया, मैसेज दे दिया कि श्रेया गीत गाती है। ठीक है, आदित्य पढ़ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क बनाना है इसको, तो हम क्या लिखेंगे? क्या आदित्य पढ़ रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। क्या शब्द जोड़ देंगे उसके आगे? तो क्या आदित्य पढ़ रहा है, ये प्रश्नवाचक हो गया। भारतीय टीम मैच जीती, ये विधानवाचक। विधानवाचक का मतलब होता है जिसमें एक ही क्रिया कार्य करती है, तो हम क्या लिखेंगे? भारतीय टीम ने मैच जीता, बात खत्म। भारतीय टीम ने मैच जीता। तो इस प्रकार से आपके ये लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर आपको समझा दिए। अब नीचे जो विराम चिन्ह है उसको आपको करना है, सोच समझ के करना है कि कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ पर सेमी कॉमा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। ये सब चीज़ें आपको करना है और ये आपको आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। और आपका जो पूरा लेसन है, लेसन नंबर 3, ये कंप्लीट होता है। अब मेरे ख्याल से लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 3 तक अगर कोई समस्या आपको है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी उन समस्याओं का समाधान अगले वीडियो में करूँगा। ठीक है, और जब तक लेसन 1, 2, 3 ये तीनों लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको समझ में नहीं आते, जब तक आपको सारे क्वेश्चन आंसर नहीं आते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 4 तभी हम पढ़ेंगे, तभी शुरू करेंगे जब आपको लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्लियर? तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसको बोलिएगा, बताइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।